नीलेश जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मार्केट को लेकर इस समय अब आप क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी रैली हुई और बहुत लोग अनकंफर्टेबल हैं मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर। लार्ज कैप में भले ही अभी भी कंफर्ट हो, लेकिन मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं। गुड आफ्टरनून अनुज, आपको और सारे आपके टीम मेंबर्स और सारे व्यूअर्स और उनके परिवारजनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लग रहा है कि मार्केट भी जन्माष्टमी को अच्छी तरह सेलिब्रेट कर रहा है। जिस हिसाब से हमने आज मार्केट का रेजिलियंस जो कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन जो आपने जो उल्लेख किया कि जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है, उसमें थोड़ी बहुत एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग जरूर मार्केट में आ रही है, क्योंकि जिस गति से बढ़े हुए हैं ये पूरा स्पेस कुछ कई महीनों से। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो बुल मार्केट है, ये बुल मार्केट बरकरार है और बरकरार रहेगा, क्योंकि ये जितनी भी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज हैं, इनकी जो वृद्धि की दर है, उनके जो ग्रोथ रेट्स हैं, उनके रेवेन्यूज अर्निंग्स वगैरह की, वो लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरिजन में हर क्षेत्र में काफी ज्यादा है। और ये ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें ये सस्टेनेबल है। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये जो एक कई सालों की जो बुल मार्केट है, उसमें एक छोटे अरसे के लिए एक तरह का, इसको एक रुकावट सा कह सकते हैं, एक थोड़ा बहुत सा एक स्पीड ब्रेकर कह सकते हैं, एक ट्रैफिक सिग्नल कह सकते हैं। लेकिन जो अगर लॉन्ग मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये मिड कैप और स्मॉल कैप की बुल मार्केट बिल्कुल इंटैक्ट है और बिल्कुल बरकरार है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर नीलेश जी, क्या थीम्स होंगी? आप कहां पर इस समय फ्रेश पैसा लगाना चाहेंगे? तो अनुज, जो हमारा अभी भी बायस है वो पूरा मिड कैप स्मॉल कैप की ओर ही है। और उसमें जो सिलेक्ट जो बैंक्स हैं, स्पेशलाइज्ड लेंडर्स जो हैं, जो फिनटेक कंपनीज हैं, कई जो केपेक्स ओरिएंटेड कंपनीज है, या जो एक अच्छी कंज्यूमर क्षेत्र में जो कुछ पॉकेट्स है जहां पे डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग है, ये जो एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स है जहां पे वृद्धि का जो दर है, ग्रोथ रेट्स है, वो काफी हायर ग्रोथ रेट है। तो हमारे हिसाब से ये सारे इंटरेस्टिंग पॉकेट्स है। तो इसको हम 3 C's कहते हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड कंज्यूमर, स्पेशलाइज्ड क्रेडिट और जो एक स्पेशलाइज्ड केपेक्स कंपनीज, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है। नीलेश जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। और मुझे याद है कम से कम 3 इंटरेक्शंस में पोस्ट कोविड आपने डंके की चोट पे कहा था ये रियल स्टेट एंसिलरी बहुत अच्छी कॉल थी, और अब तो वो बहुत सारे मिड कैप लार्ज कैप में कन्वर्ट हो गए हैं। सर ये बताइए, अब इन वैल्यूएशंस पे वो प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने चाहिए या नहीं? और अब वो जो तेज़ी थी वो ट्रांसलेट हाउसिंग के दूसरे कंपोनेंट्स पे भी होगी क्या? लाइक HFCs पर आपका व्यू क्या है, और रियल एस्टेट कंपनीज पे व्यू क्या है आपका? और जो कोर आपका व्यू था रियल एस्टेट एंसिलरीज पर, वो क्या है इस वक्त? अब नमस्कार वीरेंद्र जी। हाँ, अब हमारा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट जो क्षेत्र है और उनके जो कनेक्टेड जितने भी सेक्टर्स है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली या एंसिलरी, उनको एक एंसिलरी प्लेस कह सकते हैं, इसमें हमारा ऐसा मानना है कि ये जो जो बुल मार्केट वहां पे है, वो अभी तक तो शुरुआत हुई है। मतलब पिछले जो 1 साल है, वो बुकिंग्स में, बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज में बुकिंग्स में एक अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। और 10 या 15 साल के रिकॉर्ड्स अभी टूट रहे हैं। मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है, वो 10 या 15 साल के कंसोलिडेशन के बाद निकल रहा है। तो हमें जो अभी देखने को मिल रहा है वो तो एक पहली झलक ही है। और हमारा ऐसा मानना है कि ये ट्रेंड कई वर्षों तक सस्टेनेबल रहेगा। एक ही कैविएट है कि इंटरेस्ट रेट्स ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने चाहिए। जब तक होम लोन रेट्स 8 to 10% या 9 to 10% के आसपास मिलते रहेंगे, हमारा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट में ये जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। और सबसे ये ब्रॉड बेस्ड तरह को इसको देखना चाहिए, ब्रॉड बेस्ड के हिसाब से निवेश करना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी हो, चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज हो, जो कंपनी लैमिनेट बनाती है, जो कंपनी पेंट्स बनाती है, जो कंपनी वायर्स केबल्स बनाती है, ये जो पूरे सब सेगमेंट्स हैं, उनमें उनमें हमारा ऐसा मानना है कि हाँ, स्टॉक प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन जो एक एक स्टॉक मार्केट का एक हमने वर्षों तक देखा है कि जब तक ग्रोथ मोमेंटम इंटैक्ट है और जब तक बैलेंस शीट इंटैक्ट है, वहां तक वो सेक्टर में रहना चाहिए।
और जब भी कोई करेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिले इसमें एक्चुअली एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। ओके, तो बने रहिए, कमिटेड रहिए, अभी कोई दिक्कत का सबब नहीं है यहाँ पे। और जो नीलेश जी ने एक बेंचमार्क ड्रॉ किया है उसके मुताबिक अगर 8-9% की रेंज में हाउसिंग लोन आपको अवेलेबल है, दैट मीन्स इस इंडस्ट्री के लिए एटलीस्ट सर्कमस्टेंसेस ठीक ठाक है। अच्छा नीलेश जी, एक और चीज़, PSUs जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एक दो स्पेस में, लाइक डिफेंस, लाइक रेलवेज, इन्होंने बहुत अच्छा किया इस बार। इसमें आपका कन्विक्शन क्या कहता है? इसमें अगर एक दो प्लेयर्स जहां पे आप काफ़ी कंफर्टेबल हो या फिर अभी मानते हैं कि पैसा बन सकता है? आपने जो पीएसयू की बात की तो उसमें क्लियरली डिफेंस और रेलवेज में पीएसयू स्टॉक्स ने बहुत ही उम्दा स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि कई जो पीएसयू कंपनीज है, रेलवेज में तो कोई लिस्टेड पीएसयू कंपनी ऐसे है जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज हैं, बट बाकी डिफेंस में तो जो पीएसयू कंपनीज है उन्होंने तो बहुत बढ़िया स्टॉक प्राइस वाइज परफॉर्मेंस दी है। उनके ऑर्डर बुक्स भी बहुत ही मजबूत है। जो एक इंडिजनाइजेशन का थीम है, आत्मनिर्भर भारत का जो थीम है, उसके लिए ये परफेक्ट प्रॉक्सीज है और बहुत ही उम्दा रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी ये लेवल पे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो अगला 4 या 6 क्वार्टर हो सकता है उसमें ऑर्डर बुक तो मजबूत है, लेकिन ये ऑर्डर बुक रेवेन्यूज में मटेरियलाइज होना, इसमें कुछ चैलेंजेस आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक प्राइस लेवल्स पे थोड़ी कॉशन जरूर बरतनी चाहिए। बाकी जो रेलवेज का सेगमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, और जो वंदे भारत का जो एक बहुत ही बड़ा पहला जो शुरू हुआ है, एक मुहिम शुरू हुई है, वो हमारे हिसाब से इसमें 3-4-5 साल का रनवे है। जो डायरेक्ट वो वैगन या कोच मैन्युफैक्चरर्स है वो सब प्राइवेट प्लेयर्स हैं और उनके स्टॉक प्राइसेस काफी बड़े, लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं जो रेलवेज को सप्लाई कर सकती है, जो कंपोनेंट सप्लाई करती है, जो शॉक अब्जॉर्बर्स सप्लाई कर सकती है, मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ये जो रेलवेज को सप्लाई करेंगी, शायद हमारा ऐसा मानना है कि वहां पे अभी भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फुल्ली डिस्काउंटेड नहीं हुए हैं और इनके पास अगले 3-4 साल के लिए रनवे बहुत ही बढ़िया है। और वैल्यूएशंस, ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइसेस बढ़े हैं, बट अभी भी मैं वैल्यूएशंस को बहुत अट्रैक्टिव नहीं कह सकता हूं, लेकिन वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है अगर आपका 3 से 4 साल का एक इन्वेस्टमेंट होराइजन हो तो। निफ्टी बैंक इस बीच करीब 44,892 के लेवल्स पर, तो 44,900 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ ये इंडेक्स दिखाई दे रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला और कई दिनों बाद इस तरह की रौनक दरअसल निफ्टी बैंक की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। नीलेश, क्या आपको लगता है कि निफ्टी बैंक के जो दिग्गज बैंकों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस रैली को आगे लीड कर सकते हैं? कल ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से एक अंदाजा लगेगा कि ICRR, इंक्रीमेंटल CRR रहेगा या फिर निकल रहा है। मार्केट तो ऐसे बिहेव कर रहा है कि शायद हो गया बस उसका काम। मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर निफ्टी को यहां से फर्दर रैली करना है या निफ्टी को सपोर्ट देना है तो बैंक निफ्टी जो अभी तक काफी हद तक अंडर परफॉर्म करते आ रहा है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और एक जो वैल्यूएशन गैप जो है लार्ज बैंक्स और जो मिड साइज बैंक्स या स्मॉल बैंक्स में, वो वैल्यूएशन गैप काफी नैरो हो गया है। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये जो है ये स्टॉलवर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री है। ये जो बैंकिंग सेगमेंट है, स्पेशली लार्ज बैंक्स है, उसमें अच्छा वैल्यू है। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये जो लार्ज बैंक्स ये लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव है और उसमें कंस्ट्रक्टिव व्यू बनाए रहना चाहिए। तो चाहे शॉर्ट टर्म आउटलुक हो या लॉन्ग टर्म आउटलुक हो, जो बड़ी बैंक्स है, लीडिंग बैंक्स है, उनमें ग्रोथ पोटेंशियल और ग्रोथ जो रनवे है वो अभी भी बरकरार है। हमारा ऐसा मानना है कि इनकी लोन बुक जो है 15-20% के रेट पे ग्रो करती रहेगी, कंपाउंड करती रहेगी अगले 3 या 5 साल पे। शॉर्ट टर्म में जो निम्स का चैलेंज है, इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उनमें थोड़ी चैलेंज है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे, खास करके फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे, लेकिन ये एब्जॉर्ब करने की पोजीशन होनी चाहिए। तो हमारा मानना है कि बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से लार्ज कैप बैंक्स बहुत ही एक बढ़िया स्पेस है। दिग्गज बैंक्स में इस समय हम देख भी रहे हैं कि इंडसइंड, एक्सिस, HDFC उन्हीं की तरफ से, HDFC बाय द वे 1600 के पार निकलकर और स्थिर हो रहा है, तो वो एक चीज है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, कुछ देर पहले वीरू आपसे पूछ रहे थे सरकारी कंपनियों में एक्सपोजर का क्या करना है, उसमें आपने डिफेंस, रेलवे का उल्लेख किया। मैं आपसे स्पेसिफिकली पावर कंपनियों पर एक राय चाहती हूँ नीलेश, क्योंकि ये एक स्पेस है जहां पर
अनप्रेसिडेंटेड मूव्स देखने को मिल रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि एनटीपीसी आपको इन लेवल्स पर मिलेगा। पावर ग्रिड में हर रोज तेजी आ जाती है, पीएफसी, आरईसी सब लाइमलाइट में है। क्या ये कंजम्पशन डिमांड ड्राइव कर रहा है या फिर कुछ देखा है आप जैसे निवेशकों ने? एफपीआईज में मैं एक डेटा पढ़ रही थी कि बड़े पैमाने पर पावर कंपनियां खरीदी हैं। क्या क्या देख रहे हैं आप लोग? तो जो अगर ये पूरा पावर पैक देखा जाए और खास करके पीएसयू कंपनीज और कईयों के नाम आपने जिक्र भी किए, इनमें 3 फैक्टर्स जो है वो ड्राइव कर रहे हैं इनके स्टॉक प्राइसेस को। पहली बात तो एक डिमांड, पावर की डिमांड बहुत ही मजबूत है। ये एक हमारी इकोनॉमी का एक अच्छा रिफ्लेक्शन है और पावर डिमांड बहुत अच्छी है और सामने उस टाइप की कैपेसिटी नहीं है। तो पहला बेनिफिट इनको शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रॉन्ग पावर डिमांड का आ रहा है। सेकेंडली इसके इनके वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव है। ऑफ कोर्स कई स्टॉक्स ने अच्छे अप्रिसिएशन भी किया है और जो 1 साल 1.5 साल पहले जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे इतने अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी इनके वैल्यूएशंस मार्केट से डिस्काउंट में चल रहे हैं। तो जो बड़े एफपीआईज है, बड़े इंस्टीट्यूशंस है, उनको अगर बड़ा पैसा लगाना है तो उनके लिए एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके रिलेटिवली लोअर मल्टीपल्स। तीसरा, कई जो पावर कंपनीज हैं उनके जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रिन्यूएबल्स में जा रहे हैं। कई लोग सोलर के प्लांट्स लगा रहे हैं, कोई विंड प्लांट्स लगा रहे हैं, कोई हाइड्रोजन की ओर मुहिम कर रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है तो उनमें ऐसा कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो एक इमर्जिंग या रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज करके उभर के आएंगी कुछ सालों में और हमें अभी ये कन्वेंशनल एनर्जी के वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में एक री रेटिंग की भी एक गुंजाइश है। तो ये 3 जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से इनमें एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस आ रहा है और हमारा ऐसा मानना है कि ये आउट परफॉर्मेंस चलता रहेगा। खास करके अगर 2024 के इलेक्शन में एक वापस एक कंक्लूसिव वर्डिक्ट आता है या बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट आता है तो इनको एक और एडिशनल लिफ्ट अप मिलेगा वैल्यूएशंस और स्टॉक प्राइस में। तो ओवरऑल ये स्पेस बहुत अच्छा है, बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अट्रैक्टिव सेगमेंट है। बिल्कुल। अच्छा नीलेश जी, पिछली बार आपने एक आईटी की रैली बहुत सटीक पकड़ी थी, मुझे याद है, ये करीब 5-6 साल पहले की बात है। ऑब्वियसली अब वो वाला अंडर वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन उतना ओवर वैल्यूएशन भी नहीं है जो पिछले साल था। पिछले 3 महीने में आईटी कंपनियों ने खराब नंबर्स के बावजूद अच्छा परफॉर्म किया है। आपके हिसाब से क्या यहाँ बॉटम बना है? क्या आप यहाँ बाय कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स? अनुज, जो अप्रैल में जो लोज देखे गए थे बड़े आईटी कंपनीज के, और मैं इन्फोसिस का एक नाम ले रहा हूं ताकि एक एग्जांपल हो, कि तकरीबन उस वक्त इन्फोसिस का पी मल्टीपल जो था वो अराउंड 20 टाइम्स का था ट्रेलिंग अर्निंग्स पे। फ्यूचर अर्निंग्स की बात नहीं कर रहे, ट्रेलिंग अर्निंग्स पे। वो एक मिड पॉइंट है क्योंकि पिछले कई सालों में इन्फोसिस जैसी कंपनीज का एक 15 to 25 या 15 to 30 पी मल्टीपल का एक बैंड रहा है। तो एक 20 पी मल्टीपल एक थोड़ा फेयर वैल्यूएशन जोन में था। लेकिन अब जो ये रैली हो चुकी है अप्रैल से सितंबर तक की, ये पिछले 6 महीने में, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक मोमेंटम के हिसाब से आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो सकता है, खास करके एक रुपी डॉलर का रेट अगर अट्रैक्टिव होता है। लेकिन अगर निवेश करना है तो जो टियर 2 टियर 3 कंपनीज है आईटी में, वहां पे ध्यान ज्यादा केंद्रित करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। टियर 2 टियर 3 कंपनीज की ग्रोथ रेट्स ज्यादा अच्छी आएंगी क्योंकि उनका एक फोकस हो रहता है, एक स्पेशलाइज्ड फोकस रहता है। कोई कंपनी का फोकस बीएफएसआई सेगमेंट पे रहता है, कोई कंपनी का फोकस प्रोडक्ट्स, लाइसेंसिंग रेवेन्यू, सैस रेवेन्यू पे रहता है, या कोई कंपनी का ईआरएनडी या जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स है। इन जो इंडिविजुअल सेगमेंट्स में कई इंडिविजुअल कंपनीज अपना स्पेशलाइजेशन बना रही है, उनकी कॉम्पिटेंसीज अनमैच्ड है और एक उनके कस्टमर्स को एक बहुत तगड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी टियर 2 टियर 3 कंपनीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए। वहां पे एक जो ओवरऑल रिटर्न्स ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, शायद ये जो बड़ी कंपनीज की कंपैरिजन में शायद आपका इन्वेस्टमेंट आउटकम थोड़ा और बेहतरीन हो सकता है। ऑल राइट नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे सारी बात